शास्त्री अपने लिविंग रूम में बैठा है। वह बड़े प्यार से रिया को होमवर्क करा रहा है, लेकिन उसकी नजरें दीवार पर लगे एक डिजिटल डिस्प्ले पर है जो शहर के डेटा को मॉनिटर कर रहा है। ईशा चाय लेकर आती है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ है। पार्क वाली वह धुन उसके कानों में अभी भी गूंज रही है। शास्त्री बिना देखे कहता है, ईशा, तुम उस मामूली प्रोफेसर आर्यन के बारे में सोच रही हो। याद रखो, वह मानसिक रूप से बीमार है। उसे लगता है कि वह सबका रक्षक है। ईशा कहती है, लेकिन वह धुन, शास्त्री जी, वह इतनी जानी पहचानी क्यों लगी? ऐसा लगा जैसे मेरा कोई हिस्सा उसे पुकार रहा हो। शास्त्री की मुट्ठी भींच जाती है। वह अपनी घड़ी पर एक बटन दबाता है, जिससे घर में एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी गूंजती है। ईशा को अचानक चक्कर आता है और वह सब भूलकर फिर से सामान्य हो जाती है। आर्यन अपनी दीवार पर मैप बना रहा है। उसे समझ आ गया है कि शास्त्री न्यूरल सप्रेसर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ईशा और रिया की यादें दबी रहे। आर्यन खुद से कहता है, अगर मैं शास्त्री के सर्वर में घुसकर उस फ्रीक्वेंसी को बदल दूं तो ईशा की यादें वापस आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए मुझे उसके ब्लैक बॉक्स तक पहुंचना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कबीर खड़ा है, जो इस नई टाइमलाइन में एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन पुरानी टाइमलाइन में वह आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त था। कबीर कहता है, आर्यन भाई, पता नहीं क्यों पर मुझे सपने में दिखता है कि हम दोनों किसी बड़ी मशीन पर काम कर रहे हैं। तुम मुश्किल में हो क्या? आर्यन उम्मीद के साथ कहता है, कबीर, तुम्हारा अवचेतन मन सच जानता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन और कबीर अंधेरे में यूनिवर्सिटी के सर्वर रूम में घुसते हैं। कबीर तारों को काटने में माहिर है। आर्यन अपना वही डिजिटल प्रोजेक्टर सर्वर से कनेक्ट करता है जो उसे लैब के मलबे से मिला था। कबीर कहता है, भाई, ये कौन सी टेक्निक है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कॉर्ड्स नहीं देखे। आर्यन कहता है, ये 2050 में जो होने वाला है उसकी टेक्निक है कबीर। बस 2 मिनट। अगर मैं ईशा के न्यूरल सिग्नेचर को ट्रैक कर सका तो मैं उसे एक वेकअप सिग्नल भेज पाऊंगा। अचानक स्क्रीन लाल हो जाती है। सर्वर रूम के लाउड स्पीकर से शास्त्री की आवाज आती है। शास्त्री कहता है, आर्यन, तुम हार नहीं मानोगे। मैंने तुम्हें एक नई और शांत जिंदगी दी थी, पर तुम्हें तबाही ही पसंद है। आर्यन कहता है, शांति तब होती है शास्त्री जी, जब सब अपनी मर्जी से जीते हैं। तुमने तो सबको अपनी कठपुतली बना दिया है। शास्त्री सर्वर रूम का तापमान तेज कर देता है। मशीनें गर्म होने लगती है। तभी आर्यन एक रिवर्स डेटा लूप शुरू करता है। वह शास्त्री की घड़ी से सीधा जुड़ जाता है। जैसे ही आर्यन बटन दबाता है, ईशा, जो सो रही थी, अचानक झटके से उठती है। उसके दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। 2026 की वो लैब, नीला क्रिस्टल, हम शक्ल का हमला और आर्यन का चेहरा। वह शास्त्री की अलमारी खोलती है और वहां उसे एक गुप्त चैम्बर मिलता है। अंदर वही नीला क्रिस्टल रखा है जो आर्यन ने 2050 में शास्त्री के सीने में गाड़ा था। शास्त्री ने उसे फिर से जोड़ लिया है। यूनिवर्सिटी में सुरक्षा गार्ड्स आर्यन और कबीर को घेर लेते हैं। शास्त्री कैबिन में मुस्कुरा रहा है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वह ईशा का फोन है। ईशा कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं सब जानती हूँ शास्त्री, या मैं तुम्हें क्रोनोस कहूँ? आर्यन सही था, तुम एक राक्षस हो और ये नीला पत्थर अब मेरे पास है। शास्त्री का चेहरा डर और गुस्से से सफेद पड़ जाता है। ईशा क्रिस्टल लेकर घर से भाग चुकी है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहें कालचक्र ऑन फ्री स्टोरी एफएम।